बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं ज़हर मलिक और मेरे साथ हैं नजफ राजा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज 18 अप्रैल को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सकाफती विरसे का आलमी दिन यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। ये दिन पहली बार 1983 में यूनेस्को के तहत मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ कौमी यादगारों की खूबसूरती को सराहना नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए इन्हें महफूज रखना भी है। पाकिस्तान में भी कई तारीखी मकामात जैसे टेक्सला, शालीमार बाग, मकली का कब्रिस्तान, शाही कला और बुद्ध मत के आसार इस फहरिस्त में शामिल हैं, जिन्हें आलमी सकाफती विरसा करार दिया गया है। तो आइए नाजरीन, आज के दिन ना सिर्फ हम अपने अजीम माजी को याद करें, बल्कि ये अहद भी करें कि हम अपने सकाफती विरसे को सिर्फ देखेंगे नहीं, समझेंगे और संभालेंगे भी। क्योंकि याद रखें, जिन कौमों को अपनी पहचान का एहसास होता है, दुनिया उन्हें कभी भुला नहीं सकती। इसी खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जानते हैं मौसम की सूरत हाल। तो नजफ बताइए। आइए आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह करते हैं। मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम NDMA ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी। 18 और 19 अप्रैल को शदीद बारिश और यालाबारी, आंधी और तूफान का इम्कान जाहिर किया गया है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करते हैं। स्कर्दू में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 24 और कम से कम 4 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई की है। नजर डालते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम पर, जहां अक्सर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा पारा 22 और कम से कम 8 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी में बारिश और यालाबारी मुतवक्के है। अब आगे चलते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर इलाकों में बादलों का बसेरा रहेगा। और बात करें हम सबसे पहले पेशावर की, वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात पर नजर डालते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 और कम से कम 8 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, मानसहरा, एबटाबाद, सवात, कोहिस्तान, बडग्राम समेत दीगर इलाकों में बारिश और यालाबारी की पेशगोई की है। और अब रुख करते हैं पंजाब के मौसम की जानिब, जहां बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 39 और कम से कम 25 डिग्री रहने की तवक्को है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का तज़किरा करते हैं। वहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 35 और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है। मुल्तान की तरफ चलते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 और कम से कम 27 डिग्री रहने की तवक्को है। NDMA ने आइंदा 2 रोज के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत बालाई और वस्ती पंजाब में शदीद बारिश और यालाबारी और झक्कड़ चलने का अलर्ट जारी किया है। फसलों को नुकसान से बचाने के लिए किसानों को पेशगी इंतजामात करने की हिदायत की गई है। और अब आपको लिए चलते हैं सूबा बलूचिस्तान के मौसम की जानिब, जहां सूरज खूब आंखें दिखाएगा। कोयटा का दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 35 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान योब, मुसाखेल, बारखान और गिरदोनवा में बारिश और यालाबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। और आखिर में आपको लिए चलते हैं सूबा सिंध की जानिब। सूबे के बालाई और वस्ती अजला शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। शहीद बेनज़ीराबाद में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जा पहुंचा है। और कराची की अगर हम बात करें तो वहां पर आज
ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 44 और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। मौसमियाती तब्दीलियों के शदीद असरात का खतरा सामने आ रहा है। NDMA ने आज और कल के दौरान शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग भी जारी कर दी है और ख़बरदार किया है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जुड़वा शहरों समेत पंजाब के कई अजला में शदीद बारिश, यालाबारी और आंधी हो सकती है। तेज़ हवाओं और मूसलाधार बारिश के बायस बिजली की बंदिश, दरख्तों के गिरने और दीगर हादसात का अंदेशा है। जैसे हमने देखा कि अभी पिछले दिनों इस्लामाबाद में शदीद बारिश हुई और ओले पड़े और उससे हमने देखा कि गाड़ियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। उसके साथ साथ सोलर प्लेट्स को नुकसान पहुंचा, फैसल मस्जिद के शीशे टूट गए और बहुत सारा लोगों का माली नुकसान भी हुआ, कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की इतलात भी आई हैं। तो अब ये बताया जा रहा है कि जनाब इस सूरत हाल के पेश नज़र किसानों को भी पेशगी तौर पर अपने तौर पर इक़दामात करने की ज़रूरत है ताकि वो खुद को और अपनी जो फसलें हैं उनको महफूज रख सकें। बिल्कुल नाज़रीन, और मौसम की बढ़ती शिद्दत पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर के डायरेक्टर ज़हीर अहमद बाबर साहब। बहुत शुक्रिया ज़हीर आपके वक्त का। बताइएगा, आज और कल शदीद मौसमी तब्दीली का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, इसकी नौयत क्या है और क्या हम एक नए मौसमी पैटर्न में दाखिल हो रहे हैं? देखें, ओवरऑल अप्रैल का महीना जो है वो ट्रांजिशन का पीरियड होता है जिसमें हम स्प्रिंग से जो है वो समर की तरफ जा रहे होते हैं। मेट्रोलॉजिकली जब भी हम ट्रांजिशन पीरियड में होते हैं तो उस वक्त जो है वो हम थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, हेल स्टॉर्म और विंड स्टॉर्म वगैरह एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमने देखा है कि कुछ अरसे से, चंद सालों से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में और उनकी इंटेंसिटी में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से जो अब हेल स्टॉर्म वगैरह हो रहे हैं उनकी इंटेंसिटी में भी इजाफा हो रहा है। साइज ऑफ हेल स्टॉर्म जो है, जिस तरह हमने गुज़िश्ता एक रोज़ पहले जो है वो हमने एक्सपीरियंस किया इस्लामाबाद और उसके सराउंडिंग में कि वो हेल स्टॉर्म जो है वो हैवी हेल स्टॉर्म जो है वो हमने एक्सपीरियंस किया था इस्लामाबाद के सराउंडिंग एरियाज़ में। इसी तरह आइंदा 24 घंटों के दौरान ख़ासतौर पर आज शाम या रात के वक्त और कल सुबह के वक्त खैर पख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी इलाकों में, कश्मीर में, इसी तरह रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसके साथ जालाबारी की भी तवक्को है। ओवरऑल ये वेदर सिस्टम इस वीकेंड तक प्रिवेल करेगा और वीकेंड के बाद फिर मौसम जो है वो ड्राई हो जाएगा और टेम्परेचर जो हैं वो इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। ये वेदर सिस्टम ज़्यादातर जो है वो अपर पार्ट्स में इफेक्ट करेगा। ज़हीर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से इलाके हैं जो मौसम की शिद्दत से बराह रास्त डायरेक्टली मुतासर हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ शुमाली और वस्ती पंजाब तक महदूद है या फिर दीगर सूबे भी इसकी जद में आ सकते हैं? जो ज़्यादातर वेदर कॉन्सेंट्रेशन है ये जो खैबर पख्तूनख्वा के बलाई पहाड़ी इलाके हैं, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, पंजाब के जो सेंट्रल पार्ट्स हैं इसमें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, इन ये इलाके हैं। और इसके अलावा जो है जो सदर्न पार्ट्स हैं उसमें जो है वो टेम्परेचर जो है वो राइज रहेंगे। तो एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कंट्रास्ट जो है वो हमें इस सीज़न में जो है वो देखने को मिल रहा है। जो सदर्न पार्ट्स हैं उसमें शदीद गर्मी है, हीट वेव कंडीशंस जो हैं वो डेवलप हुई हुई हैं। खासतौर पे जो सिंध के जो सेंट्रल पार्ट्स हैं, सदर्न पंजाब के ज़्यादातर इलाके हैं, बलोचिस्तान के कुछ सेंट्रल पार्ट्स हैं, इनमें जो है वो टेम्परेचर्स जो हैं वो राइज हैं और हीट वेव कंडीशंस हैं। तो लोगों को वहाँ पे जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो हीट वेव के हवाले से, खासतौर पर एक्सपोजर के हवाले से, सनलाइट से उस तरह लेने चाहिए। और जो अपर पार्ट्स हैं वहाँ पे कल तक जो है वो थंडरस्टॉर्म, रेन, लाइटनिंग के चांसेस हैं। तो इस हिसाब से लोगों को जो अपर पार्ट्स के एरियाज में लोग हैं उनको इस हिसाब से जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो लेने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका ज़हीर अहमद बाबर साहब। और आप बता रहे हैं कि यालाबारी का भी इम्कान है, ज़ाहिर किया जा रहा है जुड़वा शहरों में भी ख़ास तौर पे। तो लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर किसान भाइयों को। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर अगर हम नज़र डालें तो मईशत मुस्तहकम होती दिखाई देती है। तरक्की और खुशहाली की जानिब सफ़र का आगाज़ है, ये कहना है हुकूमत का। तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है और गैर मुल्की सरमायाकारी में भी बेहतरी आ रही है। हुकूमत इन तमाम मुस्बत अशारियों का भरपूर क्रेडिट भी ले रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को भी खुले दिल से सराहा जा रहा है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मौजूदा हुकूमत दर हकीकत एक हाइब्रिड मॉडल है। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत की शराकत नागुज़ीर है। इस शराकतदारी के मुस्बत और हौसला अफजा नताइज भी सामने आ रहे हैं। माशी तरक्की के दावे अपनी जगह, मगर सियासी गैर यकीनी मुसलसल बढ़ती जा रही है। मिनरल्स एक्ट और केनाल्स के तनाज़ात पर वफाक और दो बड़े सूबे आमने सामने हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मिनरल्स एक्ट पर, जबकि सिंध में केनाल्स के मामले पर सियासी जमातों की जानिब से सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पीपल्स पार्टी हैदराबाद में जलसा करने जा रही है, जिसे केनाल्स मंसूबे के खिलाफ एक अवामी रेफरेंडम करार दिया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे और इस मंसूबे के खिलाफ अहम ऐलानात करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बानी पीटीआई से मुलाकातों के मामले को लेकर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान शदीद कशीदगी पाई जाती है। कल के रोज़ की अगर हम बात कर लें तो कल के रोज़ बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन मुकर्रर था, मगर किसी को भी इजाज़त नहीं दी गई। मुलाकात ना होने पर तहरीक इंसाफ की जानिब से धरना देने की कोशिश की गई, ताहम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीटीआई रहनुमाओं और बानी की बहनों समेत 7 अफराद को ही धर लिया। बाद तमाम अफराद को चक्री इंटरचेंज के करीब जाकर रिहा कर दिया गया। इस मौके पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और हुकूमत को खबरदार किया कि हम देखेंगे कि वज़ीर आज़म कैसे पार्लियामेंट में आते हैं, हम उन्हें उठा कर भगाएंगे। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार अतहर काज़मी साहब। बहुत शुक्रिया अतहर साहब आपके वक्त का। बानी पीटीआई से उनकी बहनों और सीनियर क़यादत को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। आपके ख्याल में इन मुलाकातों में रुकावट की असल वजह क्या है? देखिए, बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब को एक तरह से कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये है कि उनसे मखसूस जहन के लोग मिलें जो जाके उनको मखसूस किस्म की बातें करें, मफाहमत के हवाले से बातें करें। उनकी बहनों की उनसे मुलाकात ना हो, उनकी बहनें बाहर आके कोई बात ना कर सकें, और इसी वजह से उनकी मुलाकातों को रिस्ट्रिक्टेड किया जा रहा है। एक तरफ हुकूमत ये भी कह रही है कि जी इमरान खान साहब डील मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये कोई बयान ना दे, वहाँ पे भी आप ठंडे हो जाएं। अगर ऐसा माहौल है तो फिर आप इमरान खान साहब की ज़्यादा मुलाकातें करवाएं। इसी मुल्क के अंदर लाहौर में जेल में मियाँ साहब के साथ कई सहाफ़ी जाके मिलते थे, बहुत सारे सियासतदान मिलते थे। अडयाला जेल के अंदर भी यही सूरत हाल थी। लेकिन जिस तरीके की जेल इमरान खान साहब से कटवाई जा रही है और जिस किस्म का सलूक उनके साथ किया जा रहा है, अपनी हालिया तारीख में हमने ऐसा नहीं देखा। वेरी अनफॉर्चुनेट। क्या कौन सी ऐसी कबाहत है, क्यों नहीं उनकी बहनों की मुलाकात हो सकती? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मौजूद है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत कितनी बौखलाई हुई है। उनको डर है कि ये ना हो कि खान साहब की जो वो बात कह रहे हैं वो कोई ऐसी चीज़ बाहर आ जाए, हमारे लिए मसला बन जाए। तो अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन मुझे लगता ये है कि हुकूमत की ये पॉलिसी जारी रहेगी। लगता तो यही है कि पॉलिसी जारी रहने वाली है और चलेगी भी आगे। अतर साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपनी हुकूमत को हाइब्रिड मॉडल करार दे दिया और ये कह दिया कि मुल्क की तरक्की के लिए सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट की शराकतदारी नागुज़ीर है। आप ख्वाजा आसिफ साहब के इस मौक़िफ़ से किस हद तक इत्तफ़ाक़ करते हैं और इनके बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, जब वज़ीर दिफा खुद कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत हाइब्रिड है, तो मैं कौन होता हूं कि मैं उनसे इत्तफाक ना करूं। लेकिन बड़ा मसला ये है कि हाइब्रिड निज़ाम को ख़त्म करने की बात तो यही जमातें करती थीं। जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, सबसे ज़्यादा ये तनकीद ये करते थे कि एक हाइब्रिड निज़ाम है और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ है और उसी वजह से उन पर तनकीद होती थी। अब ये खुद इस चीज़ का बरमला इजहार करते हैं, हर चीज़ में क्रेडिट भी देते हैं। देखें, कोई भी हुकूमत हो, इस्टेब्लिशमेंट हो जाए, कोई इदारा हो जाए, वो हुकूमत के मातहत होते हैं, वो हुकूमत की सपोर्ट करते हैं। लेकिन मौजूदा जो हमारे हुक्मरान हैं, इनका असल अलमिया ये है कि इनके पास उतनी अवामी सपोर्ट नहीं है, अवामी हमायत नहीं है। तो इस वजह से ये हर चीज़ में जो है कोशिश ये करते हैं कि हम ऐसा तासुर दें कि जैसे ये हाइब्रिड निज़ाम है, अगर कोई चीज़ खुदा न खास्ता बुरी हो रही है तो उसका जो है क्रिटिसिज्म भी दूसरी तरफ हो। इसी वजह से ये हर चीज़ का क्रेडिट देते हैं दूसरी तरफ, ताकि अगर कल कोई मसला होगा तो कहेंगे कि जनाब हम अकेले तो नहीं थे, ये निज़ाम ऐसा था। एंड ऑफ द डे हुकूमत इस जमातों की है, हुकूमत पीपल्स पार्टी की है और नून लीग की है, इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत तो नहीं है। ये लोग जिम्मेदार हैं जो कुछ मुल्क में हो रहा है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से वो, जिसे आप कहते हैं ना कि एक तरह से पीछे हटने के लिए इस किस्म का बयानिया बनाया जाता है। अतहर साहब, मिनरल्स एक्ट पर तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। सूबाई असम्बली इस बिल को मुस्तरद कर चुकी है, जबकि वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का दावा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस पर दस्तखत कर चुके हैं।
क्या आपको नहीं लगता कि मिनरल्स एक्ट पर पीटीआई सियासत कर रही है? देखें जी, अभी तक पाकिस्तान में मिनरल तो उस तरह नजर नहीं आए, पर इख्तलाफात जिस तरह आपने फरमाया, दुरुस्त फरमाया कि बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब को एग्री कर चुके हैं, जिस तरह अली परवेज़ मलिक साहब ने दावा किया। अब खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन साहब, उनकी जानिब से कानूनी नोटिस भेज दिया गया है अली परवेज़ मलिक साहब को, जिसमें कहा गया कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, हमने तो किसी चीज़ पे एग्री नहीं किया। और वो जो नोटिस है वो अली अमीन साहब के भाई फैसल अमीन साहब ने ट्विटर के ऊपर शेयर भी किया हुआ है। तो ये एक बड़ी मुज़ायका खेज किस्म की सूरत हाल है। एंड ऑफ द डे अगर मिनरल का कोई बिल पास होना है, वो वहाँ की असम्बली उसको डिस्कस करेगी, वफाक के जो मसाइल हैं वो वफाक देखेगा। लेकिन जो सूरत हाल है उसमें जो कौमी नौयत के मंसूबे हैं, चाहे वो नहरों वाला मंसूबा हो जाए, चाहे वो माइंस एंड मिनरल्स वाला इशू हो जाए, हर चीज़ सियासत की नज़र हो जाती है। और ये इशू भी हमें सियासत की नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल नज़र होता दिखाई दे रहा है मामला, और इस मामले पर तहरीक इंसाफ को दीगर जमातों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सर, बानी पीटीआई ने पार्टी क़यादत को ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए कोशिशें तेज़ करने की हिदायत दी हुई है। आप समझते हैं कि पीटीआई वाकई हुकूमत के खिलाफ कोई मौसर ग्रैंड अलायंस बना पाएंगी, और इस सिलसिले में कोई संजीदा कोशिशें भी चल रही हैं? देखिए, इस वक्त बड़ा इशू ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्या वो मौलाना के साथ मिल के कोई तहरीक चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। अगर आप अपोजिशन को देखें, अपोजिशन तो इस वक्त एक ही जमात है, बाकी सारी जमातों का कितना वोट बैंक है, कितनी सीटें हैं उनके पास। तहरीक इंसाफ ही वाहिद जमात है, लेकिन ऑब्वियसली एक मॉरल आपको सपोर्ट मिलती है जब आप दीगर सियासी जमातों को भी साथ लेके चलते हैं। क्या मौलाना उनके साथ मिल के कोई तहरीक चलाएंगे? देखिए, मौलाना की सियासत अगर आप पीछे कश्मीर कमेटी से शुरू करें, LFO पे आए, 26वीं आईनी तरमीम तक, जहाँ पे भी निज़ाम ख़तरे में पड़ता है, मौलाना की सियासत उस निज़ाम को बचाने के काम तो आ सकती है, उसको गिराने के काम कभी नहीं आई। तो कोई अगर ये समझ रहा है कि इस हुकूमत को मौलाना की जमात बाहर निकलेगी स्ट्रीट पे और वो एक स्ट्रीट स्ट्रगल होगी और उसके नतीजे में हुकूमत गिर जाएगी, वो मुझे होता हुआ उस तरह नज़र नहीं आ रहा। मौलाना एक मखसूस हद तक जाएंगे, उससे ज़्यादा आगे वो नहीं जाएंगे। हमें इस हवाले से भी बताइएगा कि किनाल्स के मामले पर जो पीपल्स पार्टी है अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है। बिलावल भुट्टो आज हैदराबाद में जलसा करने जा रहे हैं, जहां अहम ऐलानात की तवक्का है। क्या आपको लगता है कि वो अपने मंसूबे के खिलाफ तहरीक का ऐलान करेंगे और पीपल्स पार्टी सड़कों पर आएगी? देखिए, ये किसी सूरत में भी बिलावल साहब हो जाए, पीपल्स पार्टी हो जाए, फिलहाल तो मुझे हुकूमत छोड़ते हुए नज़र नहीं आई। अब जो कैनाल्स का मामला है, उस इजलास की सदारत आसिफ अली जरदारी साहब ने की थी, ईवान सदर से इलामिया भी जारी किया गया, लेकिन जब सिंध से आवाज़ें उठी तो उसके बाद आप पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम सर कटवा देंगे। अब इशू क्या है, इसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है। वफाक में भी आपकी हुकूमत है, वफाक में कोई किसी और जमात की हुकूमत तो नहीं है। इन्हीं के वोट से वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, इन्हीं के वोट से काबीना बैठी हुई है, इन्हीं के वोट से बजट मंजूर होता है। तो इसमें ये तो तासुर दे रहे हैं कि जैसे कोई तीसरी कुव्वत ने आके कोई ये मंसूबा बना दिया। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो आप वफाकी हुकूमत से बात करें। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इशू ये है कि ये पहले एक कौमी सतह की जमात होती थी, इनके पूरे मुल्क में वोट बैंक था। अब ये अंदरूने सिंध के चंद अजला की जमात है और वहाँ पे जो कौम परस्त हैं ये उनके साथ कम्पीट करते हैं वोट के लिए। इसी वजह से आपको इनके बयानिए में अब वो सुबाइयत का अंसर, कौम परस्ती का अंसर ज़्यादा नज़र आता है। हैविंग सेड दैट, अगर सिंध के काश्तकार के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वफाक की जिम्मेदारी है कि उसको दूर करे, उसके ऊपर बातचीत हो, खुल के बताया जाए कि कितना पानी आएगा, फ्लडिंग का पानी यूज़ होगा, मानसून के सीज़न में पानी यूज़ होगा, किस नहर में पानी कहाँ से निकाला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें खुल के इसके ऊपर डिस्कशन होने की ज़रूरत है। बिल्कुल की ज़रूरत है और बताने की भी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन सबकी नज़रें आज लगी हुई हैं हैदराबाद पर, और जहाँ पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान लगाने जा रही है। देखना यह कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब आज स्टेज पर आएंगे तो कौन से ऐसे अहम ऐलानात को करेंगे। ख़ासतौर पर कैनाल्स के मामले को लेकर सबको बेताबी से इंतजार है कि पीपल्स पार्टी क्या लाइन लेगी। तो देखना यह कि बिलावल साहब अब क्या ऐलान करते हैं, इससे मुताल्लिक हम आपको आगाह करते रहेंगे। और अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, नशा सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के जिस्म, दिमाग, रिश्ते, ख्वाब और शख्सियत को खा जाता है। अगर हम बात करें आइस ड्रग की तो ये वो नशा है जिसने खामोशी से हमारे माशरे, ख़ासतौर पर नौजवान नस्ल को अपना शिकार बना लिया है। यूनिवर्सिटीज़, पार्टीज़ और हॉस्टल्स में तेज़ी से फैलती ये लत अब सिर्फ
खबर नहीं बल्कि हकीकत बन चुकी है। कुछ लोग इस मोहलिक नशे को कूल, स्मार्ट और पावरफुल कहकर आजमाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते ये आइस नहीं बल्कि ऐसी बर्फ है जो इंसान को अंदर से जला देती है। आज के सेगमेंट में हम जानेंगे कि आइस ड्रग दरअसल है क्या, इसे आइस क्यों कहा जाता है, ये आपके जिस्म और दिमाग को किस तरह मुतासर करती है, और सबसे बढ़कर इससे बचाव किस तरह मुमकिन है। तो हमारे साथ मौजूद है मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये आइस ड्रग है क्या और इसे आइस ही क्यों कहा जाता है, इसकी केमिकल नौइयत क्या है। थैंक यू सो मच। और आई अप्रिशिएट कि सोनो टीवी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम कुछ ड्रग्स पे और यूथ में इस कल्चर पे बात कर रहे हैं। आइस बेसिकली एक स्टिमुलेंट है। हमने पिछले सेगमेंट में बात की थी लास्ट वीक के कुछ ड्रग्स होती हैं जो दिमाग को डिप्रेस करती हैं, कुछ हैं जो स्टिमुलेट करती हैं। तो इसको आइस इसलिए कहते हैं कि जब ये पड़ी होती है कंटेनर में तो ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में आ जाती है। अच्छा। तो इसलिए इसको आइस कहते हैं। बेसिकली ये मेटएम्फेटामीन होती है जो जाके दिमाग को स्टिमुलेट करती है और ज़रूरत से ज़्यादा जगा देती है, ज़रूरत से ज़्यादा काम कराती है और इंसान उस साइकिल में फिर फंस जाता है और उसके बहुत ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी आप इसको मज़ीद एलैबोरेट कीजिए कि आइस ड्रग हमारे जिस्म और दिमाग पर क्या असरात मुरतब करती है, और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें हमारी नींद की, सोचने की सलाहियत की और मूड की, तो क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले तो जिस्मानी, ये कार्डियोटॉक्सिक है। जब ये सारे जिस्म को तेज़ करेगी, आपका हार्ट रेट भी तेज़ होगा, आपका हार्ट मुतासर होगा, आपके हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाएगा। जिस्मानी तौर पे भी ये आपको मुतासर करती है। फिर जहनी तौर पे इनिशियली ये लगता है कि इसने सोचने की सलाहियत बढ़ा दी है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये डिक्लाइन करती है। आपकी नींद उड़ जाती है, आप एक यूफोरिक स्टेट में हाई हो जाते हैं, आप डांस करना चाहते हैं, आप नाचना चाहते हैं, पार्टी में आप फुल एनर्जी आप में आ जाती है, जिसका आपका दिमाग तो कैपेबल बन जाता है इस आर्टिफिशियल ड्रग को लेके, लेकिन आपका जिस्म कैपेबल नहीं होता। और फिर उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात दोनों सूरतों में आने शुरू हो जाते हैं, फिजिकल हेल्थ भी और मेंटल हेल्थ भी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आइस ड्रग को इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद कौन सी सिम्टम्स जो हैं वो फेस कर रहा होता है इंसान, और लॉन्ग टर्म में ये अलामात कैसे तब्दील हो रही होती हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म तो मैंने जिस तरह बताया, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, आप ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, आप बहुत खुशी की कैफियत में चले जाएंगे, आपको लगेगा आपका दिमाग बहुत काम कर रहा है, आप अपने दुखों को भूल गए हैं, ज़िंदगी एकदम बहुत तेज़ हो गई है, इसलिए इसको स्पीड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म जब आपके दिमाग के केमिकल ज़्यादा तेज़ रहेंगे तो ये पैरानोया ले आती है, शक ले आती है, साइकोटिक सिम्टम्स ले आती है। साइकोसिस पे हमने बात की थी। मेरा एक पेशेंट है जो दुबई में ये इस्तेमाल कर रहा था, पाकिस्तान से दुबई मंगवाता था, वहाँ ये नहीं मिलती, और उसको उसकी बीवी पे शक होना शुरू हो गया। उसने अपनी बीवी को कत्ल करने की भी कोशिश की। उसको लगता था, ये फॉल्स बिलीव था कि उसका किसी और से अफेयर चल रहा है। तो ये इतना नुकसान देती है कि आपको साइकोसिस के दर पे ले आती है और रिस्क आ जाता है, आप अपनी और दूसरों की जान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ऑब्जर्वेशन में भी आया, डिफरेंट आर्टिकल्स भी आइस के हवाले से हम पढ़ते रहते हैं, नौजवान तबका इस ड्रग को क्यों नहीं छोड़ पाता, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बहुत सारी अमवात इस ड्रग की वजह से, आइस इस क्रिस्टल की वजह से होती हैं। क्या ये तफरीही तौर पर सिर्फ इस्तेमाल की जाती है या एक दफ़ा ही इस्तेमाल करने के बाद ये इंसानी जहन को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। अच्छा, अंग्रेज़ ने ये ड्रग बनाई थी और बाहर ये इस्तेमाल ज़्यादा पार्टीज़ पे होती है कि आपने महीने में एक दफ़ा कर लिया, आप में बहुत एनर्जी आ गई और आपने पार्टी कर ली जी। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों ने इसको रूटीन में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके लिए नहीं बनी हुई। तो फिर जब आप एक पार्टी ड्रग को एक रूटीन ड्रग बनाएंगे और रोज़ इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसका नुकसान तो होगा। और आपने बात की कि नौजवानों, मेरे पास मिडिल एज लोग, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे बहुत सारे पेशेंट डॉक्टर्स होते हैं। अभी भी एक डॉक्टर मेरे हॉस्पिटल में दाखिल हैं जो पिछले 6 साल से आइस का नशा कर रहे थे। अगेन पैरानॉइड हो रहे थे, साइकोटिक हो रहे थे, लोग समझ रहे थे कि स्किज़ोफ्रेनिया है, लेकिन असल में वो आइस इंड्यूस्ड साइकोसिस था। अभी वो एडमिटेड है मेरे पास। तो खाली नौजवान ही नहीं, खाली बच्चे ही नहीं, मिडिल एज लोग भी, ख़वातीन भी इस लत में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से वो साइकोटिक हो रहे हैं, पैरानॉइड हो रहे हैं, जहनी और जिस्मानी नुकसान उनको। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके शॉर्ट टर्म भी बड़े नुकसान आते हैं, लॉन्ग टर्म भी, और बिल्कुल जो है वो नौजवान नस्ल को इससे दूर रहना चाहिए और ऐसी सोबत से भी बचना चाहिए। सर, ये बताइए कि वालिदैन या साथीज़ा किसी नौजवान में आइस के इस्तेमाल की अलामात को कैसे पहचान सकते हैं, और वालिदैन क्या रोल प्ले कर सकते हैं इसमें कि अगर तो उनका बच्चा शिकार हो चुका है या वो इसकी तरफ माइल हो रहा है तो कैसे महफूज रख सकते हैं उससे। देखिए, सबसे पहले तो जनरल जब ड्रग सीकिंग बिहेवियर आता है ना, कि उस बच्चे की ज़िंदगी में फिर सिर्फ आइस ही बचेगी, बाकी लोग नहीं बचेंगे।
तो अगर आपको लगता है पहले वो बड़ा जॉली था, आपके साथ बैठता था, क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अब एकदम डिक्लाइन आ गया है, वो आपके साथ बैठता भी नहीं है, ज़्यादातर कमरे में रहता है, स्कूल में परफॉर्म भी नहीं कर रहा, अब ज़्यादातर घर से भी बाहर रहता है, पैसे मांगना ज़्यादा शुरू कर दिए हैं, घर से चीज़ें चोरी करनी शुरू कर दी हैं, तो आपके दिमाग में एक बेल बजनी चाहिए। फिर आइस की जो पर्टिकुलर अलामात हैं, आपको लगता है कि ये पहले तहम्मुल से बात करता था, बड़ा प्रेशर्ड है, बहुत ज़्यादा बात करता है, कुछ अजीब अजीब बातें करता है, लोगों पे शक करता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है, एलेटेड रहता है, तो फिर आपके कान खड़े होने चाहिए और सबसे पहले तो उसको बिठाएं, बात करें, थानेदार ना बन जाए। हमारे यहाँ वालिदैन और उस्ताद फ़ौरन थानेदार बन जाते हैं, माँ बाप में और पुलिस वालों में फ़र्क होना चाहिए जी। तो उसको बिठाएं, बात करने की कोशिश करें, लेकिन अगर रिस्क आ रहा है, वो अपने आप को या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तब फौरन डॉक्टर से, साइकाइट्रिस्ट से, हेल्थ केयर फैसिलिटी से रुजू। डॉक्टर साहब, हम अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया पर और वीडियोस में आइस ड्रग को या नॉर्मली ड्रग को बहुत ग्लैमराइजेशन की नज़र से दिखाया जाता है, बहुत ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है। क्या आप समझते हैं ये एक खामोश मोटिवेशन है या प्रमोशन है या मार्केटिंग है इस चीज़ की? बिल्कुल, देखें कि दुनिया कंज्यूमरिज्म पे चल रही है ना, आप उसको ग्लैमराइज कर रहे हैं, सिगरेट को आप थोड़ा ग्लैमराइज कर रहे हैं, आप फिजी ड्रिंक्स को थोड़ा ग्लैमराइज कर रहे हैं कि वो एक बोतल पी के पहाड़ पे चढ़ रहा है, वो एक सिगरेट पी के लड़की बचा रहा है। सिमिलरली वो दिखाएंगे जी कि आइस पी के उसके एग्जाम अच्छे हो गए, एक वीडियो आएगी जिसमें चेहरा डार्क होगा कि जी मैं बहुत नालायक थी, मैंने आइस इस्तेमाल की, मेरे एग्जाम अच्छे हो गए। ये साइकाइट्रिस्ट तो और डॉक्टर तो ऐसी बातें करते हैं जी। तो फिर वहाँ से आप देखें ना प्रॉब्लम आएगी। तो जो मैं कहता हूँ कि आप एक्सरसाइज को ग्लैमराइज करें, पैसे कमाने को ग्लैमराइज करें, पढ़ाई लिखाई को ग्लैमराइज करें, सही। वो आप नहीं करते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि फिर इसका हल क्या है? अगर कोई इसमें मुब्तला है तो फिर रिहैब की तरफ उसे जाना पड़ेगा, किस तरह उसकी ये लत छुड़वाई जा सकती है? और कोई ओवरडोज हो गया है तो फौरी तौर पर किस तरह से उसको जो है वो बचाया जा सकता है? देखिए, जो ओवरडोज है वो तो फॉरेन मेडिकल इमरजेंसी में जाएगा। याद रखें, अगर आपको लगता है कि ये ओवरडोज है तो वो साइकाइट्रिक इमरजेंसी नहीं है, वो मेडिकल इमरजेंसी। लेकिन जो ओवरडोज नहीं है, माइल्ड यूज़ है, तो पेरेंट्स इफेक्टिव हो सकते हैं, कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं। फिर टायर 2 पे डॉक्टर साइकाइट्रिस्ट आता है। जब भी रिहैब फैसिलिटी चुने तो याद रखें कि जनरल जो रिहैब्स हैं, जहाँ डॉक्टर नहीं है, साइकाइट्रिस्ट नहीं है, जहाँ लोगों को मारा जाता है, बांधा जाता है, टीके लगाए जाते हैं, उन रिहैब्स पे बिल्कुल मत रजू करें अगर वो थोड़े आपको सस्ते भी मिल रहे हैं। प्रॉपर मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाएं, ऐसे रिहैब सेंटर में जाएं जहाँ डॉक्टर मौजूद हो, साइकाइट्रिस्ट मौजूद हो और ओवरऑल जिंदगी बेहतर मतलब डॉक्टर साहब ये नशा नहीं है बल्कि एक तबाही है, और आपने इस हवाले से हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। और हमें आइडिया हो गया है, हमें पता चल गया ये आइस या ड्रग जितनी भी इस तरह के नशावर चीज़ें हैं आपके दिमाग को और जिस्म दोनों को खतरनाक असरात उन पर मुरतब होते हैं। तो नाज़रीन, हमें इससे बचने की जरूरत है, अपने यूथ को बचाने की यही अपील है ज़रूरत कि किसी के कहने पर भी सिर्फ एक बार भी ट्राई करने के लिए जो है इसकी तरफ आप मत जाएं, क्योंकि ये फिर आपको अपना शिकार बना लेगा। ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। नाज़रीन, आजकल हम सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ फैशन इवेंट्स में और यहाँ तक के यूनिवर्सिटीज़ में नौजवानों को कभी बाजू पर, कभी गर्दन पर और बास औक़ात मजहबी निशानात वाले टैटूज़ बनवाते देखते हैं। और अब ये सिर्फ फैशन नहीं रहा, बल्कि कई लोग इसे अपनी शनाख्त, अकीदा या फिर आज़ादी की अलामत समझते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई टैटू सिर्फ एक फ़न है या इसके पीछे कुछ गहरी मजहबी, तारीखी और सकाफती राज भी छिपे हैं? आज के सेगमेंट में हम टैटूज़ की हकीकत पर बात करेंगे और उनकी तारीख के साथ साथ ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि इस्लाम और दीगर मज़ाहिब में टैटूज़ के बारे में क्या मौक़िफ़ पाया जाता है, और अहम सवालात के जवाब जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सबसे पहला तो मैं यही जानना चाहूँगी कि इसकी हिस्ट्री क्या है और ये आगाज़ कहाँ से हुआ इस चीज़ का? मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। उमूमी तौर पर हम ये समझते हैं कि शायद ये कोई मॉडर्न जो है वो एक चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनी और दुनिया भर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये फैलती गई, बल्कि दुनिया भर को इसने अपनी लपेट में एक तरह का ले लिया। लेकिन जब हम इसकी तारीख़ में तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका अहवाल जो है वो तो कबल मसीह से इंसानी तारीख़ का हिस्सा नज़र आता है। यानी मिस्र और बाबल की जो तहजीबें हैं, वहाँ से मिलने वाली जो 2014 में आखिरी जो मिलने वाली ममी है, वो एक खातून की ममी है जिसे शहद में और उस तरह करके प्रिजर्व कर दिया गया। और आलम ये था कि उनके जिस्म पर 1-2 टैटूज़ नहीं बल्कि
30 से ज़ायद टैटूज़ के निशानात मौजूद थे, और वो उनमें से जो टैटूज़ थे उन सब की वो एक इस्तारे के तौर पे, अलामत के तौर पर थे, यानी वो सिंबॉलिक थे, और उनके पीछे ज़ाहिर है एक पूरा बैकग्राउंड है, और उसके साथ एक बहुत सारी जो हैसियतों में वो मौजूद था। और उस मम्मी पर उन टैटूज़ से जो माहिरीन उन्होंने हमें ये बताया, वो ये कहते हैं कि ये टैटूज़ बताते हैं कि ये कोई सरकारी ओहदे पर फाइज खातून थी, और उनकी गर्दन के ऊपर जैसे जो है वो बंदर का निशान बना हुआ था, उनके बाजू के ऊपर जो है वो गाय का निशान बना हुआ था, जिस्म के बाकी हिस्सों पर जो है वो आबी जो है एक परिंदा होता है उसका निशान जो है वो बना हुआ था। और उस दौर में कोई साथ वो लोग ना होते हो हटो बच्चों के लिए कि पता चले ये कोई सरकारी ओहदेदार है, इसलिए ये अलामत के तौर पे, ये सिंबल के तौर पे था। और इसमें दिलचस्प मामला ये था कि उनके जिस्म के ऊपर 30 से ज़ायद मकामात पर जो है वो आंखें बनी हुई थी, और इस अंदाज में यानी वो आर्ट है कि उस मम्मी को आप जिस अंदाज से भी देखें, जिस तरफ से देखें, आपको यूँ लगता है जैसे दो आंखें बराह रास्त आपको देख रही हैं। तो वो इंतज़ामी ओहदा उनके पास कोई था, इसलिए अलामत के तौर पर ये चीज़ मौजूद थी। और बिल्कुल दुरुस्त बात है, जब हम ये देखते हैं, इसकी नफ्सियात को जब जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कहीं पर ये जो है वो स्टेटस सिंबल के तौर पर इसको है, कहीं ये अपनी सलाहियत के इजहार के लिए है, अपनी स्पेशलाइजेशन जो है उसको डिक्लेयर करने के लिए, कहीं ये मजहबी अलामत के तौर पर भी जो है वो पाई जाती है। और इसके साथ साथ फिर किसी जगह पर यकीनन अपने कबीले और अपने इलाके की जो समाजियात है और जो उसका कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी है। और फिर ये इसके जो इसके बाद एक तो ये वो तारीख का हिस्सा है, और फिर ये जो माजी करीब में जब हम देखते हैं, हालांकि अरबों के यहाँ भी इसका जो अहवाल वो मिलता है हमें, और इसे वशम के नाम से इस कल्चर में इस मामले को कहें कि उनकी ज़िंदगी का, समाजी ज़िंदगी का हिस्सा था। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि उस ज़माने में भी ख़वातीन जो हैं वो जिस्म के किसी हिस्से में सुरमा जो है उसे इस्टेब्लिश करने के लिए कि वो ख़त्म ना हो, बाकायदा सुई के साथ जो है वो गाड़ा जाता था, और तकलीफ़ से, मुशक्क़त से गुजरने के बाद फिर अपने अपने कबाइल के नाम और हवाले से जो है ना उसको वो बनाया जाता था। सवाल यहाँ ये पैदा होता है, क्या इस्लामी तालीमात के मुताबिक टैटू बनवाना जायज़ है? और अगर इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता तो फिर शरई वजह क्या? और दूसरा, अगर हम बात कर लें, एक रेफरेंस कोट कर लें, हाल ही में हमारे एक यूट्यूबर है जो कि एक मसले से भी दो चार हैं, आपको बखूबी इल्म है, उन्होंने भी टैटू बनवाया, और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी माँ की मोहब्बत में ये टैटू बनवाया। क्या ये जायज़ है? रजब भट्ट उनका नाम, इस तरह थी कि माँ की तस्वीर है, नीचे हाथ है, पीछे सूरज है, तो उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन पेश की ना, उसका कोई ना सर पैर नहीं बन रहा था। ये बिल्कुल बहुत माजरत के साथ मुझे मजबूरन ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि बहुत ही आमियाना और जाहिराना सी एक जो है ना वो इंटरप्रिटेशन उन्होंने बयान की है। ये इसे अगर ये जो है ना, अगर कहीं माजी कदीम में कहीं होता, वो कबल वसी वाला ज़माना होता और वो ये बात सारी कहते, तो शायद हम उसको कबूल भी कर लेते। आज दुनिया बहुत आगे चली गई है और बड़ी प्रैक्टिकल हो गई है, हमें हकीकी मानों में, हकीकी अंदाज में चीज़ों का तज्जिया करना चाहिए। मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था कि वो ये सिलसिला जो है माजी करीब में इसका दोबारा जब अहया हुआ, रिवाइवल हुआ, वो 1943 में हमें नज़र आता है, जिस वक्त जो SS के जो थे कैंप्स थे, वहाँ पर जो कैदी आया करते थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में यहूदी जो है उनको कैद करके लाया जाता था, जो होलोकॉस्ट का जो मामला था उसके हवाले से। और वहाँ पर अलामत के तौर पे, क्योंकि उनके पास लिबास तक देने को चीज़ कोई मौजूद नहीं थी, तो फिर बाकायदा स्टैंप एक ऐसी बनाई गई जो जिस्म के अंदर सुइयों के साथ गड़ जाया करती थी और एक ख़ास नंबर अलॉट कर दिया जाता था। इवन उसी से डेड बॉडीज़ को जो है वो डिक्लेयर किया जाता था। अब आपके सवाल की तरफ आ जाऊँ कि इस्लाम में इसके बारे में क्या है, तो इस्लाम बराह रास्त, यानी इस्लाम और दुनिया के सारे इलामी मज़ाहिब जो हैं, बल्कि दुनिया के सारे मुहज़्ज़ब मुआशरे इसको डिस्करेज करते हुए नज़र आते हैं। यानी इस्लाम के अंदर तो खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है ऐसे लोगों के ऊपर जो जिस्म को इस तरह की अजियत से गुजार के उसके ऊपर एक ख़ास तरह का नक्श निगार या कोई कलामत जो है उसको मुरतब करते हैं। और दूसरे दर्जे पे सिर्फ इस्लाम में ही इसके हवाले से ये ममानियत नहीं पाई जाती, बल्कि आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जो मसीह हैं, ईसाईयत जो है, उसके अंदर भी बाइबल के अंदर बाकायदा तौर पर एक आयत मौजूद है कि तुमने जिस्म के ऊपर इस तरह के निशानात नहीं बनाने जिस तरह के गुमराह लोग बनाया करते हैं। तो ये गुमराही की अलामत के तौर पे स्क्रीन पे नाजरीन देख रहे हैं वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो रजब भट्ट ने अपनी बाजू पे अपनी माँ और सूरज और हाथ की तस्वीर दिखाई है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इनके YouTube पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस जिसमें ये अपना इस्लाम प्रमोट करते हैं, किस तरह तरीकेकार अपनी इबादत वगैरह दिखाते हैं, तो क्या इससे वुजू होता है, बड़ी बराह रास्त सी बात। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि इस्लाम को प्रमोट करने का तरीका भी इस्लाम से बेहतर तो कोई हमें नहीं बता सकता ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से लेके आज तक दुनिया भर में जितने लोगों ने इस दीन की खिदमत के तौर पर अपना अमल पेश किया है, उनमें से किसी के यहाँ भी हमें इस तरह की रिवायत नजर नहीं आती है। माँ के साथ इज़हार मोहब्बत करना कोई जी शऊर आदमी दुनिया के किसी मुआशरे और मुआशरत में
इसका इनकार कैसे कर सकता है। बिल्कुल। ये एक बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन ये एक बड़ी जाहिलाना अंदाज में जो है वो एक इजहार किया गया, एक ऐसा अमल जिससे आप एक नौजवानों की एक बड़ी तादाद को जो आपके साथ किसी भी कैपेसिटी में जुड़े हुए बिल्कुल आप उनको डॉक्टर साहब, इस पर काउंटर नैरेटिव आना बड़ा जरूरी है। उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और फिर वो अंधी तकलीद करते हैं जो वो खुद कर रहे होते हैं, माँ और से और मोहब्बत वो के इज़हार फॉलोअर्स के भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल, आपने बड़ा खूबसूरत कहा, ये बिल्कुल गुमराही है और माँ से मोहब्बत की और बहुत सारे जो है तरीके आप वो इख्तियार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी Thank आमद you. का। तो नाजरीन, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। गर्मियों के आगाज के साथ ही जहां पर लोड शेडिंग, पानी की किल्लत और हब्स जैसे मसाइल ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी है, वहीं एक और संगीन मसला है जो कि खामोशी से सर उठा रहा है और शिकार कर रहा है, वो है मलेरिया का तेज रफ्तार फैलाव। माजी में मलेरिया को आम बुखार समझा जाता था, मगर इस बार सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। सिंध भर में मलेरिया के केसेस भी ख़तरनाक हद में उसमें इजाफा आ रहा है और ये सिर्फ आम बुखार नहीं बल्कि अब दिमागी मलेरिया जिसे मोहलिक केसेस भी सामने आ रहे हैं। हैदराबाद के एक शहरी में दिमागी मलेरिया की तशखीस हुई है, जिसमें जरासीम दिमाग की रगों में सूजन पैदा करते हैं और अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो फिर ये जानलेवा साबित हो सकता है। सवाल ये है, क्या महकमा सेहत इस संगीन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है? क्या हॉस्पिटल्स में सहूलियात, फैसिलिटीज़ मौजूद हैं? सबसे बढ़कर आम शहरी अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? इन्हीं सवालात के जवाब लेने के लिए हम चलेंगे कराची, जहां हमारे नुमाइंदे राव अफनान हमारे साथ मौजूद हैं। अफनान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जानना चाहूँगी आपसे सबसे पहले इस वक्त सिंध खसूसन कराची, हैदराबाद में मलेरिया की क्या सूरत हाल है और केसेस की तादाद किस हद तक बढ़ चुकी है? जी बिल्कुल, पहले तो मलेरिया और डेंगू के केसेस जो है वो पोस्ट मानसून यानी कि बारिशों के मौसम के बाद ही रिपोर्ट हुआ करते थे, लेकिन अब ये पूरा साल ही डेंगू और मलेरिया के केसेस जो है वो सिंध भर से रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर रवा साल की बात की जाए तो इब्तदाई 4 माह के अंदर अब तक 20,000 से ज़ायद मलेरिया के केसेस जो है वो सिंध भर से रिपोर्ट हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपोजर कम जो है वो कराची के अंदर है, 201 केसेस जो है वो मलेरिया के कराची के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू के 158 केसेस जो है वो ताहल जो है वो रवा साल के अंदर कराची से रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाले जो अजला है उसमें लाड़काना डिवीजन है, मीरपुर खास डिवीजन और हैदराबाद डिवीजन है। हैदराबाद डिवीजन में 7,700 से ज़ायद मलेरिया के रवा साल केसेस रिपोर्ट हुए और दिमागी मलेरिया का एक मरीज भी गुज़श्ता रोज़ हैदराबाद के अंदर रिपोर्ट हुआ है। तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि इस दिमागी मलेरिया से जो है वो दिमागों की जो रगें हैं उसमें सूजन पैदा हो जाती है, पेशेंट जो है वो एबनॉर्मल बिहेव करने लगता है, अनकॉन्शियस हो जाता है और कोमा तक में चला जाता है और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। मुख्तलिफ तिब्बी माहिरीन का यही कहना है कि अब जो डेंगू और मलेरिया के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन फेलियर के जो सिम्टम्स हैं वो भी सामने आते हैं, उनके अंदर अलामात की सामने आती हैं। तो यकीनन मलेरिया और डेंगू जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। जहां ये पहले पोस्ट मानसून यानी कि बारिशों के मौसम के बाद पानी जमा होने की सूरत में इसके केसेस रिपोर्ट हुआ करते थे, अब पूरा साल अफनान ने ये बताइएगा कि बिल्कुल ये फैल तो रहा है और आपने बताया भी कि ये जो दिमागी मलेरिया आम मलेरिया से किस तरह मुख्तलिफ है। ये बताइए कि इंतजामिया क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, महकमा सेहत क्या कर रहा है, किस तरह से आगाही दी जा रही है और लोगों को किस तरह अवेयर किया जा रहा है ताकि वो इससे महफूज रह सकें? जी बिल्कुल, मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए वफाकी सतह हो या सूबाई सतह हो, दोनों जगह पर जो है वो कंट्रोल प्रोग्राम मौजूद है और सूबाई हुकूमत की जानिब से महकमा सेहत से जो है वो डेंगू और मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम की मद में खतीर बजट भी उनकी जानिब से मुख्तस कर रखा है। लेकिन लगता है कि कोऑर्डिनेशन के अंदर कमी है। अदाद-ओ-शुमार तो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके मौसर इकदाम के लिए बल्दियाती इदारों, बल्दियाती महकमों को पे जोर नहीं दिया जाता कि किस अजला में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, कौन सा अजला सबसे ज़्यादा मुतासिर और वहां पर स्प्रे मुहिम चलाई जाए, जरासीम कश स्प्रे किया जाए। तो ऐसी ऑन ग्राउंड सूरत हाल नजर नहीं आ रही के अंदर स्प्रे मुहिम चलाई जानी थी उस तरह नजर नहीं आई। हैदराबाद भी एक बहुत बड़ा शहर है सिंध का, वहां 7,700 से ज्यादा केसेस जो है वो इब्तदाई 4 माह के अंदर रिपोर्ट हो चुका है। इसका मतलब यही सूरत हाल सिंध के दीगर शहरों की भी है कि वहां स्प्रे मुहिम नहीं चलाई जा रही, मच्छरों की बहुतात है। तो बल्दियाती इदारों को बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं ना, आगाही मुहिम चलाई जा रही है और बड़ा ये तशवीशनाक है कि ना कोई स्प्रे किए जा रहे हैं और इनके केसेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, लोग पे इसका शिकार भी हो रहे हैं और खासे परेशान भी हैं। बहुत शुक्रिया राव अफनान, आपने सूरत हाल से मुतालिक हमें आगाह किया। अब खेल के मैदान का रुख करते हैं और बात होगी पाकिस्तान सुपर लीग की। तो क्रिकेट के मैदानों में
पीएसएल की धूम मची हुई है। इवेंट का पहला हफ्ता इंतहाई यादगार साबित हुआ। 7 मैचेस में 200 से ज्यादा चौके, 100 से ज्यादा छक्के लग चुके, जबकि बॉलर्स ने 81 विकेटें हासिल की। पॉइंट्स टेबल पर अगर नजर दौड़ाएं तो लगातार 3 फतुहात के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड सरफहरिस्त है। लाहौर कलंदर्स 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे नंबर पर मौजूद है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स एक मैच जीतकर बिलतरतीब तीसरे और चौथे नंबर पर हैं, जबकि मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी अब तक कोई मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सके। पीएसएल में एक दिन के वक्फे के बाद आज से दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है। कराची किंग्स आज अपने होम ग्राउंड पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मेज़बानी करेंगे। मैच आज रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। उधर लाहौर कलंदर्स की टीम अगले मार्के के लिए कराची से मुल्तान पहुंच चुकी है, जहां वो अपना अगला मैच 22 अप्रैल को मेज़बान मुल्तान सुल्तान के खिलाफ खेलेगी। दूसरी तरफ साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी खुलकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बरस पड़े। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बोर्ड का हर चेयरमैन सियासी बुनियाद पर ही तैनात किया जाता है और सिर्फ चेहरे बदले जाते हैं, सिस्टम को नहीं बदला जाता जिसकी अशद ज़रूरत होती है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि इस वक्त कौमी टीम में कोई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद नहीं। अंडर 16 की बात हो, 17 की और 19 की, तो वहाँ पर हमें खिलाड़ियों को बेहतर तरबियत फराहम करने की ज़रूरत है, क्योंकि निचली सतह पर अगर तजर्बाकार और बासलाहियत कोचेस लाए जाएँ ताकि टैलेंट की सही तरबियत हो सके, तो फिर हमारी जो कौमी स्क्वाड है उसमें भी बहुत बेहतरी आ सकती है और अच्छा टैलेंट सामने आ सकता है। इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार इरफान ज़हीर साहब। बहुत शुक्रिया इरफान आपके वक्त का। पीएसएल का पहला हफ्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक्शन से भरपूर रहा। आपके नज़दीक अब तक की सबसे मुतासिरकुन टीम कौन सी रही और क्यों? देखिए, जिस तरह मैं हमेशा से बात करता आ रहा हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग साइड नजर आ रही है। लास्ट पीएसएल की भी वो चैंपियन है। उसकी 2-3 रीजन है। नंबर 1 तो उनके कैप्टन की बात करनी पड़ेगी। शादाब एज ए कैप्टन जिस तरह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी गेम के ऊपर तो आप जरूर बात कर सकते हैं। एज ए प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे भी उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी, बट एज ए कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार है और खास तौर पे जिस तरह वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को लीड कर रहे हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। इसी तरह उनकी जो सक्सेस की सबसे बड़ी रीजन जो मुझे लगती है, उनके पास बॉलिंग के अंदर बहुत वैरायटी है। वो वाइड साइड है जिनके पास 6 या 7 ऑप्शन अवेलेबल है। अगर किसी को रन्स होते हैं, कोई एक्स्ट्रा रन कंसीड करता है, तो उनके पास 6ठे या 7वें बॉलिंग के ऑप्शन है। इसी तरह अगर बैटिंग की तरफ भी आते हैं तो 10वें नंबर पे साद आता है। और अगर आप उनकी बेंच स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो डगआउट के अंदर हैदर अली बैठा था, जो शायद किसी भी और टीम के अंदर डायरेक्टली प्लेइंग 11 में खेलता है और शायद पाकिस्तान खेलने के लिए भी वो वन ऑफ द बिल्कुल बहुत अच्छी ऑप्शन है। नहीं खेल पाए तो किया गया, तो ये हर लिहाज से लगता है कि एक कंप्लीट कॉम्पैक्ट साइड है। और खास तौर पे जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, जो अग्रेसिव क्रिकेट की बात करते हैं, सिर्फ मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इज दैट ओनली साइड जो उसको हमेशा से 2-3 साल से मीट करती आ रही है। बाकी तमाम फ्रेंचाइज कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लैग करती है, कोई एक आधा मैच अच्छा खेलती है फिर पीछे चले जाती है, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो मुसलसल हमें लगता है कि एक बड़ी ऑर्गेनाइज और कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस दे रही है। अच्छा इरफान, इस्लामाबाद यूनाइटेड लगातार 3 फतुहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त है, जबकि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स अब तक फतह का मजा नहीं चख सके। आपको क्या लगता है इन दोनों टीमों पर कोई दबाव है या फिर कोई कॉम्बिनेशन का मसला आ रहा है? देखिए, दोनों चीजें हैं। दबाव जो अगर बात करें तो दोनों के ऊपर उनकी कप्तानी का बैगेज है। पहले बाबर की अगर बात करें तो बाबर ने जिस तरह 4-5 साल कप्तानी ली और हर बंदे का मानना ये है, मेरा तो हमेशा से मानना था वो कैप्टन का कमोडिटी नहीं है, बट उन्होंने उसको पकड़ी रखा कि मैंने कप्तानी नहीं छोड़नी। अब वो करते करते पहले इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनके ऊपर प्रेशर आया, उनकी परफॉर्मेंस खराब हुई। इट हैज बीन ऑलमोस्ट मोर देन 600 डेज कि उन्होंने कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की इंटरनेशनल लेवल पे। अब वो सबका मानना था कि पीएसएल तो उनके बाएं हाथ का खेल है, इधर तो हमेशा वो रन करते हैं, हाईएस्ट रन गेटर है, बट अब देखा कि वो प्रेशर उनका इधर भी टिकर डाउन इफेक्ट कर रहा है। और मैं एक बात हमेशा करता चला जा रहा हूँ और अभी भी मैं बार बार अपने शो में भी बात कर रहा हूँ कि ये हो नहीं सकता कि ये अपने बच्चों को डेवलप ना करे। बाबर आप हारिस के होते हुए किस तरह ओपन पे आ सकता है। इसी तरह हमने साउथ शकील के हवाले से मैंने बात की है कि वो क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से हसन नवाज पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज ए ओपनर कर रहे हैं, वो नंबर 3 पे आ रहा है। साउथ शकील जो T20 नहीं खेलते वो ओपनर आ रहे हैं। इसी तरह उस्मान खान को वो नंबर 3 पे भेजा जा रहा है, रिजवान खुद ओपनर आते हैं। तो पॉइंट ये है
कि एक तो इन्होंने अपनी कप्तानी का बैगेज को उतारना है। चले रिजवान का हम जरूर क्रेडिट देते हैं कि अभी उन्होंने पाकिस्तानी टीम को एज ए कैप्टन सर्व कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आउट ऑफ द स्क्रीन जाना, चीजें ऐसी डिफरेंट करनी है, बच्चों को बनाना है। जब तक आप कप्तान का देखें रोल सिर्फ ये नहीं है कि मैंने टॉस करना है और जी देखे मैं कप्तान हूँ। आप कप्तान, बड़ा कप्तान, चाहे वो लीग क्रिकेट की बात करें या इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, हमेशा बड़ा कप्तान वो होता है जो प्लेयर बनाता है, अपने साथ टीम खड़ी करता है, डगआउट बनाता है। शादाब की क्यों बात मैं कह रहा हूँ कि शादाब के पास डगआउट भी स्ट्रॉन्ग है। तो आप जरूर ये डिबेट जरूर की जा सकती है कि लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में फर्क है, बट आपके पास करने का हॉर्सेस और कोर्सेज है, आपके पास करना तो उसी तरह ही है ना। आप इतने अरसे से खेल रहे हैं, हारिस आपके पास बाबर आजम के पास है, वो नंबर 3 पे आ रहा है, आपके पास अगर साइम आ गया तो आप इंटरनेशनल लेवल को भी माइंड में रखें। आप बल्कि बड़ापन होने का सबूत दें कि जी मैं देखे लड़के आपको तैयार करके देता हूँ। पहले तो आपको एज ए टीम में देखना चाहिए था, पाकिस्तान टीम में, चले उधर नहीं कर पाया, PSL में करें। और आप ये देखिएगा जब ये बैगेज उतारेंगे, और बाबर के लिए अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे कोट करता चलूं, ये कोई अनोखी बात नहीं है। दुनिया का बेस्ट बैटर ऑल टाइम जो है वो सचिन तेंदुलकर है, ब्रायन लारा है। आप ये देखेंगे ये भी कप्तान बने तो दोनों से परफॉर्मेंस की हुई, दोनों ने खुद कप्तानी छोड़ के दूसरों के दी, और फिर इन्होंने खुद डिसाइड किया कि हमारी एज ए प्लेयर टीम को जरूरत है। और इन्होंने फिर एज ए प्लेयर कितने कितने साल अपनी टीम को सर्व किया और दुनिया के सारे रिकॉर्ड बना डाले। तो बाबर को भी ये रियलाइज करना है कि आप खुदारा, आपकी शान में कोई कमी नहीं आएगी। आप दुनिया में जब भी जिंदगी में नाम लिया जाएगा तो आपका एज ए कैप्टन भी रिफॉर्मर पाकिस्तानी कैप्टन नाम लिया जाएगा। 5 साल आपने कप्तानी कर ली है, बिल्कुल ठीक है, 5 साल कप्तानी की, और ये बड़ा लंबा अरसा है और इसमें बहुत कुछ करने को था जो आप नहीं कर सके, टीम नहीं बना सके और उस तरह की कॉम्बिनेशन नहीं बना सके। तो अब आपको इस ओहदे से अलग ही रहना चाहिए, वही बेहतरी। आपको अपनी इनफरादी जो है परफॉर्मेंस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे। तो नाज़रीन, अब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं पाकिस्तान के एक ऐसे लेजेंड फनकार के बारे में जिनकी आवाज़ दुनिया भर में पंजाब की पहचान है। आज 18 अप्रैल को मारूफ फोक गुलकार आरिफ लोहार अपनी सालगिरह मना रहे हैं। आरिफ लोहार साहब की अगर बात करें तो वो फनकार हैं जिन्होंने पंजाबी सकाफत को नई पहचान दी, चिमटे को बैनुल अक़वामी सतह तक और स्टेज तक भी पहुंचाया, और उनकी आवाज़ पंजाब के खेतों से लेकर लंदन के कॉन्सर्ट हॉल्स तक गूंजी। आरिफ लोहार के वालिद आलम लोहार भी अपने वक्त के मशहूर फोक सिंगर थे, तो आरिफ साहब ने इसी रिवायत को आगे बढ़ाया। वैसे तो आरिफ लोहार ने सैकड़ों गीत गाए, मगर जुगनी वो गीत है जिसने सरहदों के तमाम ही फासलों को मिटा दिया। ये गीत ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत, यूरोप और अमेरिका तक मकबूल हुआ। आरिफ लोहार ने फोक मौसीकी को जिद्दत के साथ पेश किया और रवायती पंजाबी सकाफत को नौजवानों नस्ल के दिलों के साथ जोड़ दिया। इन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया और नौजवान और लोग इनकी खिदमात को आज भी प्रेस करते हैं और तारीफ़ करते हैं, ये लोगों के दिलों में बसते हैं। तो आज के दिन हम आरिफ लोहार को सालगिरह की ढेरों मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि उनकी जानदार आवाज़ और बेमिसाल जुगनी सदा सलामत रहे। तो अभी लेते हैं छोटी सी ब्रेक, हिम्मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। औलाद अल्लाह का एक अनमोल तोहफा है और हर शादीशुदा जोड़े की ख्वाहिश होती है कि उनके घर में नन्हे कदमों की चाप गूंजे, लेकिन बाज़ औक़ात कुदरती तरीके से औलाद होना मुमकिन नहीं होता और तब साइंसी तरक्की हमारी उम्मीद बनकर सामने आती है। हम बात कर रहे हैं IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, और ये एक जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी है। जी हाँ, IVF एक जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी है जो ऐसे जोड़ों के लिए उम्मीद की किरण है जो बरसों से औलाद के लिए तरस रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में इस बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और उसमें से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गलत इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से लोग या पेरेंट्स जो हैं डर जाते हैं। तो आज के सेगमेंट पे हम इन्हीं गलत फहमियों को दूर करेंगे और आपको बताएंगे कि IVF का मुकम्मल तरीका, इसके मराहिल क्या होते हैं, कामयाबी की शरह कितनी है और जिस्म पर इसके क्या असरात होते हैं। तो बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मारूफ गायनाकोलॉजिस्ट और IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर नाइला जमी और उनके शौहर डॉक्टर वसीम, जो मेडिकल के साथ साथ इस मामले के जज्बाती पहलुओं पर भी रोशनी डालेंगे। तो हम आप दोनों मेहमानों को सुनो पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें बता दें कि IVF क्या होता है और इसे आम फहम अंदाज में किस तरह से समझाया जा सकता है और IVF लैब किस तरह से काम करती है। जी थैंक यू वेरी मच। एक तो आपका कि आपने इस इतने सेंसिटिव टॉपिक पे जो हमें दावत दी, ये चूँकि हमारी सोसाइटी का एक बहुत अहम पहलू है। इसमें जितनी भी इनफर्टाइल कपल जो होते हैं, वो तमाम अफराद जो बे औलाद होते हैं,
कुदरती तौर पे ये होता है कि किसी भी मेल और फीमेल को जो फर्टाइल होने के लिए, उनको औलाद हासिल करने के लिए, उनके हमल के लिए फीमेल का एग्स और मेल के स्पर्म्स का मिलना और मिल के फर्टिलाइज करना वो इम्पॉर्टेंट होता है। जब फीमेल के एग्स और मेल के स्पर्म्स आप बॉडी के अंदर फर्टिलाइज होते हैं फर्टिलिटी विंडो के अंदर, तो वो इन विवो फर्टिलाइजेशन होती है। जब यही काम हम बाहर करते हैं, बॉडी से बाहर करते हैं, यानी फीमेल के एग्स को कलेक्ट करके और मेल के स्पर्म्स को लेने के बाद उनको मिलाया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये बुनियादी फ़र्क है इसके अंदर कि वही काम जो बॉडी नहीं कर पा रही होती है ड्यू टू सर्टन रीजंस, उसकी बेशुमार वजूहात हैं, वो आई एम श्योर डॉक्टर नाइला उस पर रोशनी डालेंगी। तो वो काम जब हम जिस्म से बाहर लैब के अंदर वही इन्वायरमेंट क्रिएट करके, जो कि एक बॉडी का इन्वायरमेंट होता है, वो क्रिएट करके जब हम वो काम बाहर करते हैं, तो दैट इज़ IVF। बिल्कुल ठीक है। नाइला, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी, मज़ीद आपसे जानना चाहूँगी। ये तो वसीम ने हमें बता दिया कि नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे होती है और IVF के थ्रू कैसे होती है। किन जोड़ों को, पेयर्स को, कपल्स को आप एलिजिबल समझती हैं इस प्रोसेस के लिए कि ये कर सकते हैं, और वो कौन सी शराइत होती हैं? थैंक यू सो मच। IVF का प्रोसेस ऑप्ट करने के लिए कोई शराइत ऐसा सच नहीं है। आप कपल की शादी हुई, अब किस एज में शादी हुई, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीमेल बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्स फ्रॉम द एज ऑफ 15 till 35। अगर तो आप इस विंडो के अंदर अभी हैं और आप 25 के हैं, तो आप 5 साल भी वेट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि अब आपको पता है, हमारी सोसाइटी के अंदर जो शादियों का ट्रेंड एज है, वो अब ड्यू टू करियर, ड्यू टू ऑल दैट रीजंस, शादियों का जो एज है अब वो आगे चला गया। बिल्कुल, लोग लेट शादियां कर रहे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप शादी के 5 साल बाद तक IVF करवाएं, तो ये एक गलत पैरामीटर्स हो जाएगा। ये हर कपल के ऊपर डिपेंड करता है। यंग कपल्स हैं, वो अगर हमारे पास आते हैं तो हम उनकी फर्टिलिटी असेसमेंट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये फर्टिलिटी असेसमेंट। अगर आपकी फर्टिलिटी असेसमेंट हमें ये बताती है कि ये पेशेंट अभी वेट कर सकता है, तो हम उसे वेट करवाते हैं। लेकिन IVF, अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपका किसी वजह से ओवरीज फेल हो रही हैं, स्पर्म पैरामीटर्स ऐसे हैं, ट्यूब्स ब्लॉक हो गई हैं, तो उसमें वेट करने का फ़ायदा हमें पता लग जाता है कि इसमें वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो हम स्ट्रेट अवे पेशेंट को बता देते हैं। अब सब फर्टिलिटी बेसिकली इसकी भी बहुत सारी कॉजेज़ हैं। अब उन कॉजेज़ के ऊपर कुछ पेशेंट्स होते हैं जो शादी के साल बाद ही आते हैं और हम उनके देखते हैं कि एग्स नहीं रहे, कम रह गए हैं, तो हम उनको बताते हैं कि यू हैव टू फ्रीज योर फर्टिलिटी, आप अपना IVF करा के बैंक पर आएँ, अदरवाइज आपके एग्स वेस्ट हो जाएंगे। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी शादियों को 4-4, 5-5 साल हो गए होते हैं, हम देखते हैं कि उनका तो मसला। और ये आप देखते कैसे, कोई टेस्ट वगैरह करवाते, कौन से टेस्ट हैं वो? प्रॉपर फर्टिलिटी टेस्टिंग होती है। सबसे पहले फीमेल के 3 बेसिक टेस्ट होते हैं, जिसमें कि एक अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें उसकी यूट्रस और ओवरीज को देखा जाता है। यूट्रस की साख्त में कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि यूट्रस इज मेंट फॉर कैरिंग द बेबी। और ओवरी जो है उसके अंदर एग्स पड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं कि क्या नंबर ऑफ एग्स हैं, क्या ओवरीज का रिजर्वायर क्या है, क्या वो दे आर अबाउट टू डिप्लीट या अभी हमारे पास टाइम है, उसको देखते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट होता है AMH का, एंटी मोलेरियन हार्मोन, जो कि इनडायरेक्टली हमें क्वालिटी ऑफ टेस्ट का बताता है। फीमेल की ट्यूब्स जहाँ पे अंडे और स्पर्म ने यकजान होता है, एम्ब्रियो बना है, क्या वो खुली हैं, वो काम कर रही हैं। ये कुछ बेसिक फीमेल के टेस्ट होते हैं। मेल का एक ही टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सीमन एनालिसिस। उसके अंदर नंबर स्पर्म्स का पूरा है, क्या नंबर जो साख्त के हिसाब से होने चाहिए जैसे वैसे हैं, क्या एक्टिव स्पर्म है, डेड तो नहीं है सारे, ये एक ही टेस्ट के अंदर पता चल जाता है। ये बेसिक से टेस्ट करवाने के बाद फिर हम पेशेंट को फर्टिलिटी प्लान देते हैं। यहाँ पे मैं आपके चूँकि फोरम पे आई हुई हूँ, तो मैं आई वुड लाइक कि मैं इस चीज़ को असेस करूँ कि जब भी पेशेंट, सब फर्टाइल पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, इन द सेम वे डॉक्टर भी जब वहाँ पे बैठा होता है, तो वो अपने ज़हन में जाता है कि मैंने अब डॉक्टर की 2000 रुपये फीस दी है, तो मुझे कोई दवाई लिखी जानी चाहिए। आप बीमार, ये बड़ा आपने एक दिमागी मर्ज की बात की है, आप बीमार नहीं हैं। आप बेसिकली डॉक्टर के पास जाते हैं कि फर्टिलिटी असेसमेंट करें, क्यों नहीं नेचुरल प्रोसेस हो रहा, यानी आप बेसिकली टेस्टिंग के लिए जाते हैं। इसी हमारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को सामने रखते हुए डॉक्टर भी दवाइयों का मिसयूज कर रहे हैं और पेशेंट मिसयूज करवा रहे हैं। नाइला, सॉरी टू इंटरप्ट, ये बात बिल्कुल वैसे है कि अगर आपने बहुत सारे टेस्ट करवाए हैं, उसमें से अंदर से कुछ नहीं निकला, तो हमारी आवाम परेशान हो जाती, टेस्ट में कुछ आया क्यों नहीं है, पैसे तो ज़ाया हो गए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आजकल ना एक वर्ड है जो हम बहुत सुनते हैं और कपल्स में ये चीज़ हो जाती है, मिसकैरेजेस का।
खातून अब तैयार है, अपना ख्याल रख रही है, नहीं रख रही, डाइट में प्रॉब्लम है, नहीं है, कुछ भी है, मिसकैरेजेस बहुत सुनने में आ रही है, इसकी आम तौर पर आप क्या आजकल वजूहात देखती हैं? डाइट है या ज़्यादा इनके लिए भी IVF रेकमेंडेड है जिनके एक दो से ज़्यादा मिसकैरेज हो चुके हों? इसमें सबसे जो IVF को जो मिसकैरेज की सबसे बड़ी वजह है वो जेनेटिक है। जेनेटिक एम्ब्रियो जेनेटिकली नॉर्मल नहीं है। हमारी बॉडी सबसे पहले जब एम्ब्रियो को एक्सेप्ट करती है तो उसका DNA कोड मैच करती है अपने कोड के साथ, ठीक है। अगर तो वो कोड उसमें कहीं कोई जेनेटिक प्रॉब्लम लगती है और वो असेस करती है कि फ्यूचर में जाके ये बच्चा में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो इसको एज ए डिफेंस मैकेनिज्म लेके चलती है और उस बच्चे को अबॉर्ट कर देती है। वो हमारे लिए बड़ी एक परेशानी की चीज़ होती है, लेकिन वो बॉडी अपना डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रही होती है। तो पहली बात है कि बाज़ औक़ात अबॉर्शन जो होते हैं ये बॉडी का ही डिफेंस मैकेनिज्म होता है। हम समझ रहे होते हैं हमने कोई गर्म चीज़ खा ली, ठंडी चीज़ खा ली, रेस्ट नहीं किया। तो इस केसेस के अंदर जब आपके 3 या 3 से ज़्यादा मिसकैरेजेस हो जाते हैं तो उसके अंदर जेनेटिक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। उसमें IVF का रोल इस तरह से आ जाता है कि हम एम्ब्रियोज बनाते हैं, उस एम्ब्रियो में से एक सेल निकालते हैं और PGS यानी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग कर लेते हैं कि क्या वो जेनेटिकली नॉर्मल है। कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो कि फीमेल की जो एग की एज अगर ज़्यादा है, यानी जो 35 से ऊपर जिनकी एज है, उनसे रिलेटेड होती हैं, जैसे ट्राइसोमी 13, डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18, उनको हम बेसिकली चेक कर लेते हैं, सारे क्रोमोसोम चेक कर लेते हैं। सही। तो सबसे बड़ी कॉज तो होगी जेनेटिक प्रॉब्लम, जिसमें कि IVF PGS ICSI का रोल है। ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट कॉज जो सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रिवेल कर रही है वो है एप्ला एक जो है कि जब आपकी बॉडी में बेबी जाता है तो ज़ाहिर है बेबी अंदर कुछ खा पी नहीं रहा, उसने फीड करना है बच्चे से। छोटी सी एक आर्टरी और वेन का कम्बिनेशन होता है, अम्बलाइकल कॉर्ड बनती है बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, जो कि बच्चे को मदर से कॉन्टिन्यूसली फीड दे रही होती है। अगर उसके अंदर कोई क्लॉट बन जाता है तो या तो बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, हमल कमज़ोर होता है और अबॉर्ट हो जाता है, और या फिर क्या होता है कि वो वहीं पे सुकड़ना शुरू कर देता है और आपको ग्रोथ ना होने की वजह से फर्दर इस प्रोसेस को टर्मिनेट करवाना पड़ता है। तीसरी इंपॉर्टेंट कॉज क्या होती है? यूट्रस एक वूम कैरिंग, बच्चे को कैरी करने के लिए एक ऑर्गन है जिसको 9 महीने साइलेंट रहना चाहिए। अब अगर ये 9 महीने इस दौरान यूट्रस का मुंह ओपन हो जाता है तो डेफिनेटली बेबी अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर बाहर आ जाएगा। इसको मैकेनिज्म को हम क्योर करते हैं, स्टिच लगा देते हैं यूट्रस के मुंह के आगे। तो जहाँ तक मिसकैरेजेस है, ये इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर आज हम बात करने लगे तो शायद ये कवर नहीं होगा। मिसकैरेजेस बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, उसमें में ज़्यादातर फिर वही रोल आ जाता है एग क्वालिटी। बिल्कुल, आपने उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं और आपने बताया भी है कि रीजंस क्या है और हल इसका आपके पास क्या है, IVF किस तरह से काम कर सकता है। डॉक्टर वसीम साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि सक्सेस रेट क्या है IVF का, लोग ये जानना चाहते हैं। और जो पेशेंट आपके पास आ रहा होता है उसके हार्मोन्स का को भी आप देखते हैं, उसकी एज को भी देखते हैं, उसके मुताबिक तय किया जाता है कि उसको इस ट्रीटमेंट से गुजारा जाएगा या नहीं? एब्सोल्युटली। देखिए, किसी भी IVF के केस के अंदर जो इसका जो सक्सेस रेट है वो भी ज़ाहिर है इंडिविजुअली वेरी कर रहा होता है, उसमें पेशेंट फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उससे भी अहम चीज़ जो है, जो मैं वो तमाम अफराद जो IVF के बारे में सोच रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं, इस प्रोसेस से वो इससे सफ़र कर रहे हैं और इसको ऑप्ट करना चाह रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि IVF को जब आप ऑप्ट करते हैं, जब इस प्रोसेस को ऑप्ट करते हैं, इस पर जाते हैं, तो सबसे पहले आपने जो सिलेक्शन करनी होती है अपने IVF सेंटर की, वो मोस्ट वाइटल है, सबसे इम्पोर्टेंट। चूँकि इस प्रोसेस के अंदर हमने वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो बॉडी का एनवायरनमेंट होता है। हम वो काम कर रहे हैं जिसमें स्पर्म्स और एग का मिलाप, वो काम हम जिस्म से बाहर कर रहे हैं जो कि बॉडी ने इन्फेक्ट करना होता है। तो हमने वो काम जब बॉडी में से बाहर करना है तो बाहर का एनवायरनमेंट एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो बॉडी का होता है। तो उसमें जो लैब का, उस सेंटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसका एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम है, वहाँ पे HEPA फिल्टर्स हैं, वहाँ की जो माइक्रोबियल फ्री किसी किस्म की कोई कंटेमिनेशन जो है वहाँ की कोई किसी किस्म के चांसेस नहीं होने चाहिए। सेकेंडरीली हाई क्वालिटी इक्विपमेंट जो इस प्रोसेस को सक्सेसफुल करते हैं, जिसमें ICSI का प्रोसेस जो है वो आजकल सबसे इम्पोर्टेंट है, जो IVF एब्सोल्यूट हो गया, उसकी एडवांस फॉर्म जो ICSI भी चली गई हुई है। सो ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करके आपके कंसल्टेंट का एक्सपर्ट होना, बिल्कुल एक्सपर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसीम, डॉक्टर नाहिला, आपकी आमद का बड़ा ज़बरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं बेऔलाद जोड़ों के लिए। उम्मीद की आप लोग किरण बने हुए हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम में अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। व्यूअर्स, कुछ बातें वक्त के साथ मिटती नहीं हैं बल्कि और ज़्यादा निखर जाती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा निखार आता है। सूफिया कराम की तालीमात, उनकी मोहब्बत,
उनकी खिदमत खल्क और उनके इखलास पर ज़माना गुजरने के बावजूद आज भी दिल गवाही देता है, और जब तारीख के दामन से रोशनी चमकती हो तो कुछ अनासिर अंधेरा फैलाने की भी कोशिश ज़रूर करते हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने उन्हीं साजिशी अंधेरों का पर्दा चाक किया और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पर लगाए जाने वाले झूठे इल्ज़ामात का इल्मी और तहकीकी जायज़ा लिया। हमारे मेहमान रिसर्च स्कॉलर सैयद फ़हद अली काज़मी साहब ने कौमी और बैनुल-अक़वामी मुस्तनद हवालों की रोशनी में ये साबित किया है कि इन इल्ज़ामात का ख्वाजा साहब की असल शख्सियत और तालीमात से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये मनगढ़ंत बातें हैं जिनका मकसद नौजवान नस्ल को रूहानी सरमाए से काटना है। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात होगी करामात की हकीकत पर। क्या करामत सिर्फ ज़ाहिरी मज़ाहिर का नाम है या वो किसी वली की सच्चाई, तकवा और कुर्बे इलाही का सबूत भी है? हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर सैयद फ़हद अली काज़मी साहब। काज़मी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे, कुछ करामात का भी जिक्र कर रहे थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक कुछ मन घड़त जो रिवायात हैं उनका आपने तहकीकी रद्द बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया था। ये बताइए, क्या ये रवैया सिर्फ ख्वाजा अली की ज़ात तक महदूद है या दीगर बुजुर्गान दीन को भी इस मज़मूम मुहिम का निशाना बनाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक्स अ लॉट उज़ैर नजफ़। बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट सवाल आपने किया है। देखें, बात यह है कि बरे सग़ीर के अंदर जब हम इस्लाम की हिस्ट्री देखते हैं तो दो लेवल्स हमें नज़र आते हैं। लेवल नंबर 1, कुछ सलातीन थे जो यहाँ पर आए। मोहम्मद बिन कासिम आए, महमूद गज़नवी आए, शहाबुद्दीन गौरी आए, फिर यहाँ पर मुसलमानों ने एक हुकूमत कायम की। तो एक तो आपका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर, और दूसरा कॉन्टेक्स्ट है जो इससे ज़्यादा अहम है, वो है स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे सूफिया कराम की एक लंबी फहरिस्त है जो आई है और उन्होंने तबलीग दीन की है, जिसमें सर फहरिस्त शेख हजवेर, दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी, मसूद फरीदुद्दीन गंज शक्कर, निज़ामुद्दीन औलिया। ये एक लंबी फहरिस्त है औलिया अल्लाह की। अब हो ये रहा है, और ये जो मज़मूम साजिश जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि बच्चों को हमने हीरो बैशिंग की तरफ लगा दिया है। देखिए ना, एक बच्चा है, वो अपने शऊर की आंख खोलता है तो उसे हम क्या पढ़ाते हैं? मोहम्मद बिन कासिम तो डाकू था, लुटेरा था, कज़ाक था, वो तो कंट्रोवर्शियल था। सुल्तान महमूद गज़नवी भी हमारा हीरो नहीं है, शहाबुद्दीन गौरी भी हमारा हीरो नहीं है। ये सारे तो कज़ाक थे, डाकू थे, 2 नंबर थे। तो पहले जब ये बातें, ये नैरेटिव्स बयान होते थे तो फौरी तौर पे फिर तवज्जो जाती थी कि अच्छा, अगर ये मेरे हीरोज़ नहीं है, इनमें प्रॉब्लम है, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तुतमिश में, कुतुबुद्दीन ऐबक में, तो फिर वो कहते थे स्पिरिचुअल लोग हैं वो तुम्हारे हीरोज़ हैं। लेकिन अब स्टेज 2 आ गई है, क्या वो कह रहे हैं स्पिरिचुअल लोग भी 2 नंबर थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग नहीं कर रहे थे, नाउज़ुबिल्लाह, वो तो अपने नाम का कलमा पढ़ा रहे थे। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर वो तो अपना कोई कल्ट लेके आ रहे थे। दाता साहब नाउज़ुबिल्लाह कश्फुल माजूब के अंदर तौहीद, ख़त्म नबूवत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की बात नहीं कर रहे थे, वो तो कोई गुस्ताखाना इबारात फैला रहे थे। यानी आपने एक नौजवान से उसके हीरोज छीन लिए हैं। वो पॉलिटिकली जब देखता है तो उसको कहते हैं कि भाई ये तुम्हारे सारे हीरोज ज़ीरो हैं। वो जब स्पिरिचुअली देखता है तो वो उसके सामने ये नज़रिया आ रहा है कि तुम्हारे सारे हीरोज ज़ीरो हैं। और फिर उसे कहते हैं देखो वेस्ट कितनी तरक्की कर रहा है, और वेस्ट कैसे तरक्की कर रहा है? वेस्ट ने मजहब से जान छुड़ाई है तो वो तरक्की कर रहा है। यानी हीरो बैशिंग आपको कहां तक लेके जा रही है? मजहब दुश्मनी के अंदर जी। और उज़ैर नजफ, जो इंपॉर्टेंट बात है, हमारे दुश्मनों ने इतना बड़ा हमला ख्वाजा गरीब नवाज पे नहीं किया जितना हमारे दोस्तों ने, मजहबी बहरूपिये, जिन्होंने बज़ाहिर जो है सुन्नत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जिक्र करते हैं, सुन्नत के लेबल के साथ चल रहे हैं, मगर इतना बड़ा हमला आपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के ऊपर कर दिया। देखिए, लास्ट टाइम जो हमने आपके सामने बात रखी थी ना, किताबों में तहरीफात दुनिया भर में होती हैं, किताबों में तहरीफात होती हैं। यहाँ पे मसला तहरीफ का नहीं है, यहाँ पे मसला ये है कि वो किताबें उन बुजुर्गों की हैं ही नहीं जिनको आपने बेस बना के उन बुजुर्गों के ऊपर आप हमलावर हो गए हैं। अब मैं मौलाना इल्मी किताबी से 2 चीजें एक्सपेक्ट करता हूं जी। अगर ये ट्रूली इल्मी किताबी हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले के बाद, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के हवाले के बाद, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग़े दिल्ली के हवाले के बाद, कि हमारे बुजुर्गों ने तो कोई मलफूजात कंपाइल नहीं किए थे। मौलाना इल्मी किताबी अगर वाकई इल्मी किताबी हैं
और मैं इनको दिल से मैं इनको ट्रिब्यूट पेश करूंगा अगर ये सामने आए और रुजू करें और कहें कि हाँ पहले मुझे इंफॉर्मेशन नहीं थी, अब मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई है, मैं अपने इस मौक़िफ़ से रुजू करता हूं। ख्वाजा गरीब नवाज ने कभी किसी और का कलमा नहीं पढ़ाया, अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ाया। बेशक अगर ये इल्मी किताबी होंगे हकीकतन तो ये रुजू करेंगे। या दूसरी ऑप्शन भी इनके पास है, एक रिसर्च पेपर लिखें और उस रिसर्च पेपर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भिजवाएं, प्रिंसटन को भिजवाएं, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो को भिजवाएं और कहें कि जी हम भी तहकीक कर रहे हैं और फिर देखते हैं कि आप वाकई इल्मी किताबी हैं। दुनिया के जो दानिश्वर हैं वो तो बरेलवी देवबंदी अहलुल हदीस नहीं है ना। फहद साहब, तहकीक की खामी तो यहीं पर खुल के आ गई, यहाँ हो गई सामने कि जब आपने कह दिया एक किताब पे आपने पूरी बात कर दी, वो किताब उनकी है ही नहीं जिन पे आप बात कर रहे हैं। बेशक, जिसकी बेस पे आप तनकीद कर रहे हैं। और इसका देखें, इसका ये जवाब नहीं होगा कि फलाने उलमा ने भी इस किताब को कोट किया, नहीं, ये जवाब नहीं है। ये डिफेंस रिसर्च क्या है? हाँ, ये डिफेंस आपको नहीं लेने देंगे। आपकी अपनी रिसर्च क्या है? आपने इल्जाम लगाया है, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है। दीवानी मुकदमा होता है ना, तो आपने 51% एग्जाम्पल्स के साथ अपने मुकदमे को प्रूफ करना होता है। सही। और अगर क्रिमिनल केस होता है, आपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, आपने 100% केसेस में प्रूफ करना होता है। आपने ख्वाजा गरीब नवाज को गद्दार डिक्लेयर किया, ये तो क्रिमिनल केस है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इसको प्रूफ करते हैं, और अगर नहीं कर सकते रुजू कर लें, अपनी आखिरत बचा लें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया था, एक मोमिन की, और आपसे हम सुनते हैं, एक मोमिन की जो हुर्मत है वो बैतुल्लाह से ज्यादा है। ख्वाजा गरीब नवाज को आपने एक मोमिन भी नहीं समझा और आपने ये झूठे हमले उनके ऊपर कर दिए। ओहो। तो ही हैज 2 ऑप्शंस, और मैं आपको लिख के देता हूं, मुझे नहीं लगता वो रुजू करेंगे। अगर रुजू करेंगे, मैं सबसे पहले जाकर उनको गले मिलूंगा और कहूंगा कि आप वाकई इल्मी किताबी हैं, आप जो दावा करते हैं आप वाकई उसमें सच्चे हैं। अच्छा, एक आखिरी बात इस मौजू की कल्मिनेशन में, वो ये कहते हैं कि अगर ये किताबें औलिया अल्लाह की नहीं है और आप कह रहे हैं कि ये नहीं है, तो फिर तो ये हस्तियां, पता नहीं, हो सकता है फिक्टिशियस फिगर्स हों। इन किताबों ने इन हस्तियों का तारुफ करवाया था, अब आप हमें ये कह रहे हैं कि ये किताबें ही नहीं हैं। तो इसका मतलब है, हो सकता है ये शख्सियत ही कोई मिथोलॉजी की फिगर हो, हिस्टोरिकल फिगर ही ना हो। ये बात इतनी सतही है, लेकिन मुझे इस लेवल के ऊपर भी इंगेज करना पड़ रहा है। दुनिया में जो शख्स किताबें नहीं लिखते, क्या उनका कोई तारुफ नहीं होता? वो लोग जिन्होंने खुद किताब नहीं लिखी, एक अमली तवातर होता है, वो खुद उनका तारुफ बताता है। जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई किताब नहीं लिखी, दुनिया जानती है। क्यों? अमली तवातर के लेवल पर सबको पता है उनके कारहाय नुमाया क्या थे। किताबें बहुत बाद में लिखी गई, फिर भी फारूक आजम का दुनिया को पता है रजी अल्लाह तआला अन्हु वो कौन है। मौला मुर्तजा ने किताब नहीं लिखी, दुनिया को पता है वो कौन है रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो अगर किताब कोई बुजुर्ग ना भी कंपाइल करे, तो अमली तवातर और तारीखी शवाहिद उस हस्ती का तारुफ होते हैं। बड़े सगीर के जितने हिस्टोरियंस हैं, इंडियन, नॉन मुस्लिम्स, हिंदूज, वो कह रहे हैं अली अजमेरी, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, दे आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ इस्लाम इन इंडिया। और देखें, दुनिया का जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो बरतानिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। बरतानिया का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन से दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत चल सकती है, तो वो तारीखी शख्सियात, अगर वो किताबें ना भी लिखती, उनके कारनामे, कारहाय नुमाया, खुद उनका तारुफ, उनका जो अमल था, जो उनका कैरेक्टर था। तो मैं अपने व्यूअर्स को दस्त बस्ता ये अर्ज करना चाहता हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु व रहमतुल्लाह अलैह, शेख अजमेर रजी अल्लाह तआला अन्हु व रहमतुल्लाह अलैह, ये लोग अल्लाह और उसके रसूल के सोल्जर्स थे। इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ाया है। नाउज़ुबिल्लाह, एक बरसबीले तस्करा, एक मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एक बात आपके सामने रखता हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जब इंडिया आ रहे थे, जब हिंदुस्तान आ रहे थे, एक नया मजहब लेके आ रहे थे ना, तो इंडियंस के लिए ख्वाजा साहब नाउज़ुबिल्लाह अगर अपना मजहब लेके आना चाहते तो उनके लिए वो भी फॉरेन रिलीजन था, इस्लाम भी उनके लिए फॉरेन रिलीजन था। ख्वाजा साहब को कोई रोक नहीं रहा था नाउज़ुबिल्लाह के वो अब कोई भी फॉरेन रिलीजन लेके आ जाते। ख्वाजा साहब ने अल्लाह और उसके रसूल के ही रिलीजन लेके आए। नाउज़ुबिल्लाह वो मुसलमान पंजाब नहीं थे, वो अपना मजहब लेके नहीं आ रहे थे, अपने नाम का कलमा नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि वो अल्लाह, उनको कोई खौफ नहीं था, उनको कोई डर नहीं था। सो ही वॉज अ ब्रेव मैन। ये जितने औलिया अल्लाह हैं, ये अल्लाह और उसके रसूल के फॉलोअर्स हैं,
और मैं करामत के ऊपर हमने अगले सेगमेंट में जी, इंशाल्लाह जरूर। कमिंग वीक में हम बात करेंगे। मोजज़ात क्या है, करामात क्या है, मैजिक इस्तदराज वो क्या है, और इन तीनों का जो फर्क है वो एक मोमिन को जानना कितना इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे एंड ऑफ टाइम्स में। हम एंड ऑफ टाइम्स के अंदर हैं इस जमाने में। मैजिक, अहम बात। करामत जी। और अंबिया के जो मोजज़ात हैं इनकी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, इसमें हम बात करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़ाद अली काज़मी साहब। और जिस तरह से फ़ाद साहब ने बताया, हम जो हमारा अगला प्रोग्राम होगा नेक्स्ट फ्राइडे को, उसमें हम ये end सब of चीज़ें times डिस्कस में करेंगे। हैं। बिल्कुल। तो नाजरीन, ये था आज इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी सेम टाइम में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।